हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सिनर्जी बॉन्डिंग के बारे में, जो कि एक इनऑर्गेनिक का टॉपिक था। आज हम बात करेंगे एक फिजिकल के टॉपिक के बारे में, जो छोटा टॉपिक है बट इससे क्वेश्चन लगातार आया है। ये टॉपिक है गैसेस स्टेट या स्टेट ऑफ मैटर, कुछ भी बोले। उसका एक टॉपिक है ग्राम्स लॉ। इससे सवाल आता है, आसान आता है, बहुत आराम से बन जाएगा। एक छोटा सा लॉ है बट थोड़े कंसेप्ट हैं जो हमें समझने की जरूरत है। आसान है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, जल्दी निपट जाएगा और थोड़ा ध्यान दें आराम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। ठीक है, सबसे पहले इसमें ये देखना है कि ये दो वर्ड्स का मतलब क्या है। पहला वर्ड्स क्या है भाई? पहला वर्ड है इफ्यूजन और दूसरा वर्ड है डिफ्यूजन। हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं गैस की सॉलिड से लिक्विड से प्रॉपर्टी कैसे डिफर करती है। ठीक, जैसे मैं आपसे बोलूं डेंसिटी एक प्रॉपर्टी है, मास अपॉन वॉल्यूम। आप बोलेंगे सबसे ज्यादा डेंसिटी किसमें पाई जाती है भाई? सॉलिड में। उससे कम किसमें पाई जाती है? लिक्विड में। और उससे भी कम पाई जाती है गैस में। तो एक तरीके से डेंसिटी क्या हो गई? एक प्रॉपर्टी हो गई जो हमने तीनों स्टेट के लिए डिफाइन की। ठीक है, ऐसे एक और प्रॉपर्टी मैं बोल सकता हूँ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस करना किसको आसान होता होगा? तो आप बोलेंगे सबसे आसान होता होगा गैस को कंप्रेस करना। हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, उन्हें हम आराम से गैस को कंप्रेस करके लिक्विफाई कर देते हैं। या सीएनजी किट्स होते हैं, उसके अंदर हम गैस को कंप्रेस करते हैं। लिक्विड को कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है। लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, बिल्कुल इनकम्प्रेसिबल होंगे। बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंज आएगा जो कि नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, सॉलिड को क्या बोलते हैं? इनकम्प्रेसिबल। तो दोनों क्या हुई? एक प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे ही गैस की एक प्रॉपर्टी है, या मैं बोलूं तीनों के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, पर जो मेन हमें देखना है वो देखना है लिक्विड और गैस के लिए। और अभी अपन गैसेस की बात कर रहे हैं तो मेन हम देखेंगे गैस की। तो डिफ्यूजन क्या है भाई? डिफ्यूजन एक प्रॉपर्टी है। उसका डेफिनेशन क्या है? देखें डेफिनेशन क्या है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये नया वर्ड हमारे सामने आया है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसका क्या मतलब है देखेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होने वाला काम, जिसमें मुझे एक्सटर्नली कुछ अप्लाई नहीं करना, कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना, कोई एनर्जी नहीं देनी। तो हमने बोला इट इज ए प्रोसेस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऐसा काम जो अपने आप हो जाएगा, इन विच मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू वन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सिंपल सी डेफिनेशन क्या बोले हिंदी में समझे तो अपन, कि ये ऐसा ट्रांसपोर्ट है या ऐसा फिनोमिना है जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब देखें इसमें इनको कैसे डिफाइन करेंगे अपन अलग अलग चीज के लिए। मान लो मैंने आपसे बोला है कंटेनर में हमने वाटर लिया, बीकर में हमने वाटर लिया और वाटर कलरलेस है, और उसके अंदर हम ड्रॉप वाइज क्या गिरा रहे हैं? इंक गिरा रहे हैं। अभी वाटर कलरलेस है, पर जैसे ही इंक का ड्रॉप इसके अंदर जाएगा तो इस वाटर का कलर कैसा हो जाएगा भाई? ब्लू कलर हो जाएगा। ब्लू कलर की इंक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लिक्विड में भी ये प्रॉपर्टी है कि जो इंक की ड्रॉपलेट आई वो किस में डिफ्यूज हो गई? वाटर में डिफ्यूज हो गई। इसके लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी लगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, अपने आप ये मॉलिक्यूल्स इंक की हायर कंसंट्रेशन, अगर इंक की बात करें तो इंक की कंसंट्रेशन हायर कहां पे? यहाँ पे है। और इंक की हायर कंसंट्रेशन यहाँ थी, यहाँ वाटर के अंदर उसकी कंसंट्रेशन 0 के बराबर थी। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस था क्या? उस कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण ये इंक की ड्रॉपलेट यहाँ आके डिफ्यूज हो गई और इसके कलर को हमने चेंज कर दिया। ये एक विजिबल चेंज था, हम इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक, तो डिफ्यूजन का मतलब समझ आया, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से किधर जाते हैं भाई? लो कंसंट्रेशन में जाएंगे। और ऐसा करने के लिए उन्हें कोई एक्सटर्नल एजेंट के फोर्स की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, बट हमारा मैटर ऑफ कंसर्न यहाँ पे लिक्विड से ज्यादा कौन है भाई? गैस। लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है, सॉलिड्स डिफ्यूज नहीं करते हैं जनरली। हमें किस पे जाना है? पर गैस पे। गैस की डिफ्यूजिबिलिटी पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो डिफ्यूजिबिलिटी कैसे होगी गैस की? अगर मैं आपको बोलूं इस रूम के अंदर एक पर्टिकुलर गैस है, मान लो O2 गैस है, और दूसरे रूम के अंदर N2 गैस है, तो अगर मैं कोई दरवाजा खोलूंगा तो दोनों तरफ क्या डिफरेंस है भाई? इधर O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा। अब गैस के लिए कंसंट्रेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? प्रेशर। अगर मैं बोलूं यहाँ पे O2 का प्रेशर ज्यादा होगा और उधर N2 का प्रेशर ज्यादा है, या ये बोलूं O2 का प्रेशर यहाँ ज्यादा है पर वहां नहीं है, उधर N2 का प्रेशर ज्यादा है पर इधर N2 का प्रेशर नहीं है, तो जब अगर दरवाजा खोलेंगे तो O2 इधर चलेगी और N2 इधर चलेगी, क्योंकि दोनों गैसेस का कंसंट्रेशन डिफरेंस है, या गैस के लिए बोले तो प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया डिफ्यूजन। एक और टॉपिक है जिसपे हमें ध्यान देना है, वो है इफ्यूजन।
तो एक जो प्रोसेस है वो क्या है भैया, डिफ्यूजन है, और दूसरा प्रोसेस क्या है, इफ्यूजन। हम ये जो आगे आने वाले लॉज है ये दोनों पे लगाते हैं, बट एक माइन्यूट से डिफरेंस है इन दोनों बातों में, हमें ध्यान में रखना है। इफ्यूजन क्या प्रोसेस है भाई, इफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसके अंदर गैस एस्केप तो होगी, पर उसके अंदर हम मानते हैं कि वो एक स्मॉल होल या ओरिफिस के थ्रू बाहर जा रही है। क्या बोलेंगे हम, एक स्मॉल होल या ओरिफिस के थ्रू बाहर जा रही है। तो डेफिनेशन क्या लिखी, प्रोसेस इन विच ए गैस एस्केप फ्रॉम ए कंटेनर थ्रू ए होल एंड ओरिफिस। अगर मेरे को कोई एक लाइन में बोले इन दोनों में डिफरेंस बताओ, तो मैं ये बोलूंगा कि ये ज्यादा मास ट्रांसफर का फिनोमिना है और ये थोड़े मास ट्रांसफर का फिनोमिना है। एक लाइन में क्या बोलेंगे इनमें डिफरेंस, ये हायर मास, ज्यादा मास का फिनोमिना है ट्रांसफर का, और ये लोअर मास का ट्रांसफर का फिनोमिना। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने डायग्राम बनाया है, एक कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है, और उस कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले जो ये एरिया है ये बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। यहां से जो गैस पास होगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इफ्यूजन बोलेंगे। तो ये डिफरेंस समझ आया, आगे बात करते हैं। इफ्यूजन के प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें। अगर आपने डीओ देखा हो तो डीओ के अंदर जो बॉटल है उसका जो अंदर का गैस है वो हाईली कंप्रेस्ड है, क्या बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड, और उसके ऊपर एक पिन लगी होती है जिसको आप प्रेस करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कि जो डीओ के अंदर जो गैस है वो बाहर तो प्रेजेंट नहीं है, तो जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उसकी हायर कंसंट्रेशन जो उस बोतल के अंदर है और जो बाहर कंसंट्रेशन उस गैस की, या मैं बोलूं प्रेशर बोलूं अच्छा रहेगा, वो जीरो है। तो जब मैं उसे प्रेस करूंगा तो उसके गैस के मॉलिक्यूल्स हायर प्रेशर से कहां जाएंगे, लोअर प्रेशर। वो लोअर से हायर पे नहीं जाएंगे, कहां से जाएंगे, हायर से लोअर। या अगर आप एक अगरबत्ती एक रूम में जलाते हैं तो थोड़ी देर बाद उसका सारा जगह क्या हो जाता है, इफ्यूजन हो जाता है, और वो हर जगह अवेलेबल हो जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि गैस की एक प्रॉपर्टी है कि जितना उसको डिफ्यूज करो वो उतना डिफ्यूज हो जाती है। कारण इसका ये है कि गैस का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम होता है जितना अवेलेबल होता है। अगर हमारे पास बहुत सारा वॉल्यूम है, एक कमरे, दो कमरे, तीन कमरे, चार कमरे का वॉल्यूम है, और अगर गैस के मॉलिक्यूल्स को मौका मिलेगा तो वो सब जगह स्प्रेड हो जाएंगे, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी, और उसके मॉलिक्यूल्स आराम से स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। डिफ्यूजन और इफ्यूजन दो हमने टॉपिक्स देखे। अब इसके बारे में बात करते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो है ग्राम्स लॉ। पहली बात तो ये जो लॉज है दे आर एक्सपेरिमेंटल, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा ग्राम्स ने, और उसके बाद जो रिजल्ट निकाला उसको हमें देखना है। ठीक है, तो ग्राम्स लॉ ने क्या बोला, ग्राम्स लॉ ने ये बोला कि अगर आप एक गैस की दूसरे गैस के कंपैरिजन में रेट ऑफ इफ्यूजन कंपेयर कर रहे हैं, क्या कंपेयर कर रहे हैं, रेट ऑफ इफ्यूजन, तो उसका रेशो या उसके कंपैरिजन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस की डेंसिटी से। या सीधा सीधा मैं बोलूं, ग्राम्स लॉ ने क्या बोला, रेट ऑफ इफ्यूजन, रेट ऑफ इफ्यूजन किसके प्रोपोर्शनल है भाई, 1/√ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। ये अंडर रूट आने का क्या कारण है, एक्सपेरिमेंटल है। जब उसने एक्सपेरिमेंटली से सॉल्व किया होगा तो जो प्रोपोर्शनलिटी आई होगी वो 1/d की जगह किसकी आई होगी, 1/√ऑफ d से आई होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, रेट ऑफ इफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ डेंसिटी ऑफ ए गैस। ठीक, अब बात आई कि ये रेट ऑफ इफ्यूजन का क्या मतलब है। तो इसमें जो ये वर्ड लिखा हुआ है रेट, ये आपने कई बार सुना होगा, रेट ऑफ चेंज के नाम से सुना होगा। रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ इफ्यूजन या किसी भी चीज का रेट क्या हो सकता है, उसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू में कितना डिफरेंस आया और कितने टाइम में आया। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मेरे पास एक कंटेनर में गैस भरी हुई है, उसका कुछ इनिशियल वॉल्यूम है और एक ऑरिफिस के थ्रू वो गैस बाहर जा रही है, तो कुछ टाइम बाद उसके वॉल्यूम में कितनी कमी आ जाएगी, वो क्या हो गया उसका रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ इफ्यूजन में क्या बोल सकता हूं भाई, रेट ऑफ इफ्यूजन में बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ गैस एस्केप्ड और टाइम टेकन।
तो ये क्या हो गया भाई, रेट हो गया। ये किसके प्रोपोर्शनल बोल रहा हूं मैं, 1/√ऑफ डी। डी यहाँ पे क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ गैस। तो ग्राम्स लॉ क्या कहता था, रेट ऑफ डिफ्यूजन, और ये डिफ्यूजन के लिए भी लागू होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√, डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक, इसको मैं कॉमन सेंस से क्या समझता हूँ, मैं ये समझता हूं कि जिस गैस की डेंसिटी हाई होगी उसका मास भी ज्यादा रहा होगा, और पर यूनिट वॉल्यूम में उसका अगर मास ज्यादा है तो उसको इफ्यूज करने में ज्यादा दिक्कत आएगी, किसके मुकाबले, एक हल्की गैस के मुकाबले। तो ये हमारा कॉमन सेंस भी कहता है कि रेट ऑफ इफ्यूजन उसी गैस का ज्यादा होगा जो हल्का होगा। तो यहाँ से आप समझ भी सकते हैं, और एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव भी हुई है। अच्छा, मेरे क्या काम की दोनों चीजें, मेरे ये काम की है कि आपसे सवाल पूछा जाएगा, एक गैस ने इतने टाइम में इतना इफ्यूज किया तो दूसरी गैस उतने ही टाइम में कितना इफ्यूज करेगी, या उसका रेट ऑफ इफ्यूजन। इस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है। तो हम क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस 1 अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस 2 विल बी इक्वल टू, अब देखें क्या, जब ये रेट ऑफ इफ्यूजन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मैं दूसरे के लिए भी यही लिख रहा हूं, इन दोनों का रेशियो लूंगा तो जो कांस्टेंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इनवर्स रेशियो था, इस कारण से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा भाई, d2/d। ठीक, एक बात ध्यान रखें कि जब ये हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो यहाँ पे एक बात याद रखें, साइड में लिखेंगे अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। मतलब कि मैं ये मान रहा हूं कि जहां इसका इफ्यूजन हो रहा है और वहां इसका इफ्यूजन हो रहा है, दोनों का कंटेनर सेम वॉल्यूम का है, सेम प्रेशर पे है, सेम टेम्परेचर पे है, तभी ये बात हम बोल सकते हैं। तो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज इक्वल्स टू √d2/d1। ये बात हम कब बोल सकते हैं, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, मतलब कि दोनों के कंटेनर का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, दोनों सेम प्रेशर पे होने चाहिए, दोनों टेम्परेचर भी सेम होने चाहिए। कारण क्या है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे घटाएंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे, तो उसके कारण भी रेट ऑफ इफ्यूजन चेंज होगा। वो कैसे चेंज होता है वो हम आगे देखेंगे, पर ये बात ध्यान रहेगी, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस 1 अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज इक्वल्स टू √d2/d1। इतना समझ आया, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एक लॉ है और इससे हमने एक रिजल्ट निकाला। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा होगा कि ये तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं, ठीक है ना, कई जगह लिखा भी होता है कि रेट ऑफ इफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√। मॉलिक्यूलर वेट वो कैसे आएगा, वो बड़ा आसान है। आपने एक टर्म सुनी हो, वेपर डेंसिटी, सुनी भाई, वेपर डेंसिटी, या नहीं भी सुनी तो हमारे पास एक बहुत आसान तरीका है। अगर मैं किसी आइडियल गैस के लिए बात करूं, अगर मैं किसी आइडियल गैस के लिए बात करूं तो उस पर क्या इक्वेशन अप्लाई होता है भाई, PV इज इक्वल्स टू NRT। PV इज इक्वल्स टू NRT में मैं देखना क्या कर रहा हूं, ये जो मोल्स है इनको मैं लिख रहा हूं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस RT। और अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे P को यही रखूं, इसको यहां रखूं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम इंटू RT, या मैं इसको लिख दूं P इंटू MW गैस अपॉन RT। देखेंगे क्या बन गया, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया भाई, मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन गया, डेंसिटी ऑफ गैस। अच्छा, ये वॉल्यूम किसका है भाई, ये गैस का वॉल्यूम है, और ये भी किसी का वॉल्यूम होगा, कंटेनर का वॉल्यूम भी होगा क्या, क्योंकि हम जानते हैं गैस की एक प्रॉपर्टी है कि जितना अवेलेबल वॉल्यूम है वो सारा ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक, तो मेरे पास डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या हो गया, P इंटू MW गैस बाय RT। बात समझ आई। अब मैं इन दो गैस के लिए, इनको आइडियल मानते हो अगर मैं ये रिलेशन यहाँ लगाऊं, और देखो भाई यहाँ पे अंडर आइडेंटिकल कंडीशन है क्या, तो दोनों के लिए क्या सेम रखूंगा, मैं प्रेशर भी सेम रखूंगा और टेम्परेचर भी सेम रखूंगा। अगर मैं ये दोनों गैस के लिए लगाता हूं तो बोलेंगे भाई R1 अपॉन R2 क्या बन जाएगा, अंडर रूट D2, मतलब मेरे को किसकी डेंसिटी लिखनी है, दूसरी गैस की, तो मैं क्या लिखूंगा P इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 2
होल डिवाइडेड बाय RT अपॉन P इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 1 अपॉन RT। सही है क्या? अगर इसमें देखें ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, क्योंकि हम आइडेंटिकल कंडीशन पे बात कर रहे हैं, तो ये क्या रह जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट MW गैस 2 अपॉन MW गैस 1। क्या जो थोड़ी देर बाद पहले हम बात कर रहे थे वो आ गई क्या, कि रेट ऑफ इफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके इनवर्स रेशो में आती है भाई, अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्स रेशो में आती है। इसका क्या मतलब है, जो गैस भारी है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, जो गैस हल्का है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ठीक, ये बात समझ आई। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका हमें एग्जाम में बहुत यूज आएगा। ये ओरिजिनल लॉ था, इससे हम यहां पहुंचे हैं और तरीका बहुत सिंपल। अब एक बात में दिमाग आई कि क्या ये बात केवल आइडियल गैस के लागू होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये रियल गैस के लिए भी लागू होती है। डिफ्यूजन और इफ्यूजन के लॉ दोनों पे लगते हैं, रियल गैस पे भी लगते हैं और आइडियल गैस पे भी लगते हैं। पर ये जो पर्टिकुलर रिजल्ट हमने निकाला है, ये हमने किसको मान के निकाला है, आइडियल गैस को मान के निकाला है। ये वाला रिजल्ट आइडियल गैस के लिए भी वैलिड है, रियल गैस के लिए भी वैलिड है, कि रेट ऑफ इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक, इसके बाद आगे बढ़े और अगला जो हमारे को देखना है कि ये रिजल्ट तो आ गया, बट अगर कंडीशंस बदलती हैं, जैसे कि अब गैस के लिए कंडीशन क्या बदलेगी, प्रेशर कोई चेंज कर दे, कोई टेम्परेचर चेंज कर दे, कोई एरिया ऑफ ओरिफिस चेंज कर दे, तो क्या फर्क पड़ेगा, देखें। Effect of pressure, temperature and area of orifice on rate of diffusion। देखिए क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कोई अगर प्रेशर चेंज कर दे, टेम्परेचर चेंज कर दे या एरिया ऑफ ओरिफिस चेंज कर दे, तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं आपसे कॉमन सेंस की बात बोलूं कि इस कमरे में मैं गैस का प्रेशर बढ़ा दूं और एक छोटा सा होल कर दूं, गैस का प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब ज्यादा कोलिजन होंगे, ज्यादा गैस का प्रेशर अप्लाई है, ज्यादा प्रेशर अप्लाई है तो वो ज्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस या प्रेशर डिफरेंस में बैठा है, और अगर ऐसी बात है तो उसका रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो ये बात हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि रेट of diffusion is directly proportional to pressure inside। ठीक है भाई, गैस का प्रेशर इनसाइड हो उसकी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं रेट ऑफ इफ्यूजन एरिया ऑफ ओरिफिस के कैसे प्रोपोर्शनल होगा, यहां मैं साइड में डायग्राम बना रहा हूं, आप ध्यान से देखें कि ये कंटेनर है और ये होल है। अगर मैं इसका एरिया बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, इसका एरिया बढ़ाने से भी रेट ऑफ इफ्यूजन में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आप उतने ही टाइम में ज्यादा मॉलिक्यूल क्या होंगे, गैस के बाहर चले जाएंगे। तो रेट ऑफ इफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ओरिफिस। अरे ये दोनों बात समझ आई, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इफ्यूजन किसकी प्रोपोर्शनल है, प्रेशर इनसाइड। ध्यान देंगे, प्रेशर इनसाइड क्यों बोल रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि बाहर वो गैस प्रेजेंट नहीं है, बाहर उस गैस का प्रेशर 0 है, और जो उसका प्रेशर इनसाइड है वो उसका क्या बना देगा, प्रेशर डिफरेंस बना देगा। और जितना प्रेशर इनसाइड गैस के अंदर, कंटेनर के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर बढ़ेगा, उतना ही उसका रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा। अगर मैं रेट ऑफ इफ्यूजन की बात करूं एरिया ऑफ ओरिफिस से, तो अगर आप इस ओरिफिस का एरिया को बड़ा करेंगे तो उतने ही टाइम में ज्यादा मॉलिक्यूल इसके बाहर चले जाएंगे, तो भी रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब दोनों के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पहले से ही मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मेरे को दो कंटेनर में दो गैस को कंपेयर करना हो और इस बार उनका जो कंडीशंस है वो आइडेंटिकल नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, रेट of diffusion is directly proportional to P1A1, ये हो गया दोनों से, और 1 अपॉन अंडर रूट MW। सही है। दूसरे के लिए भी ये लिख सकता हूं,
तो अगर मैं बोलूं रेट ऑफ इफ्यूजन अगर कंडीशन आइडेंटिकल नहीं है तो कैसे यूज करेंगे, P1A1 अपॉन MW1, और दूसरे के लिए क्या आ जाएगा भाई, P1W1 MW1 आ गया, ये गैस 1 के लिए हो गया, और रेट ऑफ इफ्यूजन गैस 2 के लिए क्या हो जाएगा, P2A2 अपॉन MW2। तो देखें आप, प्रेशर अगर अलग है, एरिया अलग अलग है, मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है, तो रिजल्ट क्या होंगे, रिजल्ट आ जाएगा, इसको यहां लिख देते हैं अपन, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू P1A1 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट MW1 अपॉन P1A1 इंटू अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट MW। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं B2, अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एरिया भी सेम हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं होगा तो ठीक है। इस रिलेशन की कहाँ जरूरत पड़ती है वो देखें, काम की चीज। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक ही कंटेनर में दोनों गैस अवेलेबल, दो है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, और दोनों को सेम एरिया से पास होना है, तो बताए रेट ऑफ इफ्यूजन कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक, तो मैं बात कर रहा हूं गैस 1 भी अवेलेबल है भाई, और यहाँ पे गैस 2 भी अवेलेबल, दोनों गैस अवेलेबल है। मेरे से पूछा जाएगा कि रेट ऑफ इफ्यूजन कंपेयर करो, ठीक है, रेट ऑफ इफ्यूजन कंपेयर करते हैं। अब गैस 1 और गैस 2 अगर प्रेजेंट है तो इस कंटेनर का कुछ पीटी होगा क्या, टोटल प्रेशर, बिल्कुल होगा, और इन दोनों गैस का क्या क्या होगा भाई, कुछ पार्शियल प्रेशर भी होगा। अब देखें कंडीशन आइडेंटिकल है कि नहीं है दोनों गैस के लिए, एरिया सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, अरे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड दोनों गैस का सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, पर क्या अलग है इस बार, प्रेशर अलग है। तो ध्यान दें इस बार आइडेंटिकल कंडीशंस नहीं है, दोनों गैस का प्रेशर अलग अलग है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना बेटा, रेट ऑफ इफ्यूजन, इस बार क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस 1 एस्केप्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस 2 एस्केप्ड। क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस 1 एस्केप्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस 2 एस्केप्ड का क्या रेशो लिखेंगे, यहां से देखें P1 सही है क्या, A1 लिखने की जरूरत है क्या, दोनों का एरिया सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूं, P1 अपॉन P2 अंडर रूट MW2 अपॉन MW। यहां से देखना दो बातें सामने आई, जो गैस भारी है, जो गैस भारी है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसका वॉल्यूम ऑफ गैस एस्केप्ड कम होगा इक्वल टाइम इंटरवल में, जो गैस हल्की है उसका रेट ऑफ इफ्यूजन या वॉल्यूम एस्केप्ड बाहर निकल जाना कंटेनर से उतने ही टाइम में ज्यादा होगा। प्रेशर का इफेक्ट देखें आप, समझ आएगा, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उस गैस का रेट ऑफ इफ्यूजन भी ज्यादा होगा, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर कम होगा उस गैस का रेट ऑफ इफ्यूजन भी कम होगा। ठीक, एक डाल्टन लॉ जो हम पढ़ते हैं वो ये कहता है कि जो ये पार्शियल प्रेशर होते हैं इनका वैल्यू क्या होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, या मैं बोलूं जिस रेशियो में प्रेशर डिवाइड होगा, अगर ये आइडियल गैस है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो P1 अपॉन P2 का रेशियो किसके बराबर होगा भाई, N1 अपॉन N2। अगर ये दोनों के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलो, या PV इज इक्वल्स टू nRT लगा के देखें, P1 अपॉन P2 का रेशियो किसके बराबर होगा, N1 अपॉन N2 के। तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ क्या, यहाँ यहीं पे लिख देते हैं, P1 अपॉन P2 की जगह क्या आ जाएगा, N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट MW2 अपॉन।
इस तरह के सवाल कई बार आए हैं। आपको बोला जाएगा हीलियम भी रखा है, ऑक्सीजन भी रखा है, इनका मोल दे देगा, मोल का रेशो मिल जाएगा, इनका पार्शियल प्रेशर दे देगा, पार्शियल प्रेशर का रेशो मिल जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास डायरेक्ट है। अगर कोई बोले हीलियम है तो 4 हो गया, O2 के लिए कितना हो गया, 32 हो गया। वो वैल्यूज हम पुट करेंगे और यहाँ पे इनको रिजल्ट को निकाल। ठीक, वॉल्यूम ऑफ एस्केप, गैस एस्केप की जगह क्या हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज, मोल्स का चेंज भी लिख सकते हैं। मतलब कि रेट लिखनी है, रेट वो वॉल्यूम के हिसाब से लिखो या किसके हिसाब से लिखो भाई, मोल्स के हिसाब से लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे एक चीज है जो मिस कर गए शायद, वॉल्यूम ऑफ गैस एस्केप्ड इन कितने टाइम इंटरवल में, वो देखें लिख लें। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी, ये डेल्टा टी, और नीचे भी क्या आ जाएगा डेल्टा टी। ये कैंसिल आउट क्यों हो गए, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, इक्वल टाइम इंटरवल में बात कर रहे हैं। इक्वल टाइम इंटरवल में जो रेशियो आएगा वो अपने आप क्या बन जाएगा, P1/V2। ठीक, एक बार जो सवाल आया था उसमें नया कुछ नहीं था, बट ये रेट को लिखने का तरीका बदल गया। देखें, सवाल कुछ इस तरीके का था कि एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, इसमें 2 होल कर दिए, इधर से हम भेजते हैं अमोनिया और इधर से हम भेजते हैं किसको, HCl फ्यूम्स। ठीक, और इसका कुछ लेंथ दे देंगे आपको 100 सेंटीमीटर, या फॉर एग्जांपल में सवाल क्या पूछा जाएगा आपसे, सवाल ये पूछा जाएगा कि बताएं, एंड ए ले लेते हैं, इसको एंड बी ले लेते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा ए एंड से कितनी दूरी पे व्हाइट फ्यूम्स नजर आएंगे। ठीक, तो इसमें दोनों बातें लग रही है, फिजिकल का कॉन्सेप्ट है ही, और ये व्हाइट फ्यूम किसके हैं, ये बनते हैं आपकी रिएक्शन से अमोनिया और किसकी, HCl की। ये जो व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं बनते हैं अपने NH4Cl। ठीक, तो कंसेप्ट कितना सा है भाई, कंसेप्ट ये है कि आपको वो दूरी निकालनी है जहां कौन मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, किससे, HCl। इसका मतलब इस अमोनिया के मॉलिक्यूल को भागते हुए जाना है इधर से, और इस इधर से जाना है, HCl के मॉलिक्यूल को भागते हुए जाना है, हमें वो दूरी निकालनी है जहां पे ये मिलेंगे। अब मेरा कॉमन सेंस क्या कहता है, मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि कौन तेज पहुंचेगा, कॉमन सेंस लगाते हैं किधर पहुंचेगा, ये मिड पॉइंट मानो, सॉल्व तो बाद में कर लेंगे। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा, 17 ग्राम पर, और HCl का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, कोई हाइड्रोजन का हो गया 1 हो गया, क्लोरीन का कितना हो गया 35.5, तो ये हो गया 36.5 ग्राम पर। आप देख सकते हैं अमोनिया से भारी कौन है, अमोनिया से भारी है HCl। थोड़ा रेट ऑफ इफ्यूजन को याद करें, रेट ऑफ इफ्यूजन आइडेंटिकल कंडीशन में, आइडेंटिकल कंडीशन में किसके प्रोपोर्शनल होता था, इनवर्सली मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता था। आप यहाँ देख रहे हैं किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, HCl का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, मतलब कौन धीमा धीमा आएगा, HCl धीमा धीमा है। कौन फास्ट फास्ट भागेगा, अमोनिया फास्ट भागेगा। तो कोई गैस कर सकता है कि आधे हिस्से से इधर मिलेंगे कि इधर, अरे तेज जाएगा क्या, तो ये कहीं यहाँ मिलेंगे। तो सॉल्व कैसे करें, इक्वल टाइम इंटरवल दोनों को लगेगा, क्योंकि पॉइंट एक ही है, जहां पे ही मिल रहे हैं मान लेते हैं यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला पॉइंट इससे मान लेते हैं कितनी दूरी पे, x दूरी पे, तो इससे कितनी दूरी पे हो गया बेटा, कितना हो गया ये L-x। समझ ये बात, ठीक। मैं क्या लिख रहा हूं, रेट ऑफ इफ्यूजन, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ HCl किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, आइडेंटिकल कंडीशन में अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3। अब यहाँ चेंज इन वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा है, पर मेरे को लग रहा है कि ये कुछ दूरी तय कर रहा है क्या, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि रेट को मैं क्या लिख दूं, रेट को मैं क्या लिख दूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अरे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस लिख दूं क्या, मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया इन डेल्टा टी टाइम होल डिवाइडेड बाय किसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय HCl इन डेल्टा टी टाइम। क्या ये वही रेशियो आ जाएगा,
तो इस सवाल में अलग बात क्या थी बेटा, इस सवाल में अलग बात ये थी कि जो ये रेट को लिखने का तरीका था ये बदल गया, रेट को लिखने का तरीका बदल गया, बाकी सब वही है। अब आपके पास ये x है, ये L माइनस एक्स है, ये दोनों मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यूज आपके पास है। अगर L की फॉर्म में आंसर मांगेगा L में दे देना, कोई बोले L इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर है तो आप 100 सेंटीमीटर पुट करेंगे और आपके पास ये x की वैल्यू आ जाएगी। मुझे लगता है अगर ये 100 सेंटीमीटर है तो ये x की वैल्यू हमेशा 50 से ज्यादा आएगी, क्योंकि अमोनिया हल्का गैस है, हल्का गैस का डिफ्यूजन ज्यादा होगा, या बोलूं उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और इसके काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की। इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। ये दो तरह के सवाल बन सकते हैं। एक कंटेनर में दो गैस, कंडीशन क्या चेंज हुई, एरिया ऑफ ओरिफिस सेम, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, अलग क्या, प्रेशर। यहाँ क्या हुआ बेटा, यहाँ भी प्रेशर टेम्परेचर सेम, पर इस बार मेरे को लिखने का तरीका बदलना पड़ा। रेट ऑफ डिफ्यूजन को मैंने किस फॉर्म में लिखा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस अपॉन डेल्टा टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अदर गैस अपॉन डेल्टा टी, उधर का तो सेम रिजल्ट। बात समझ आई? ठीक। देखें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसकी इतनी यूज में यूज नहीं पड़ेगा हमको, बट देख ले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या मतलब। केटीजी एक टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जहां हम पढ़ते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है भाई, 3/2RT। दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब हम वहां भी बोलते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी। ठीक। और अगर मेरे से बोले काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। बात समझिए? तो सीधी सीधी बात यह है कि हाफ mv² किसके भी प्रोपोर्शनल हुआ भाई, इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और कोई बोले वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आएगी, तो √T। थोड़ा इससे रिलेट करें पिछले वाले सवाल से। मैंने आपको बोला अमोनिया तेज भागेगा, मैं ये कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो है जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन होगा। उस बात को ये रिलेट करें, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, अगर मैं सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो उनकी वेलोसिटी फास्ट होगी और तेज भागेंगे और उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां से मैं क्या रिजल्ट निकालता हूं, मेरा रिजल्ट ये है कि रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। हमें तो केवल ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन बढ़ेगा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो भी रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैस भारी होगी और उसका रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तीन बातें हैं, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो रेट ऑफ इफ्यूजन कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज्यादा एस्केप होंगे तो रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये तीनों बातें हमने कर ली कि इनका रिलेशन क्या क्या आया किस किस के साथ। ठीक, आखिरी बात हम करेंगे कि इस रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन का प्रैक्टिकल क्या यूज आता है, प्रैक्टिकली हम इन्हें कहां यूज करते हैं। ठीक, तो ग्राम्स लॉ का जो प्रैक्टिकल यूज है वो यूज आता है दो गैस जिनके मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस है उनको अलग करने, या दो आइसोटोप्स को अलग करने के। ठीक है, आइसोटोप्स क्या हो गए भाई, सेम मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर सेम होगा बट एटॉमिक मास डिफरेंस होगा। अगर मास में डिफरेंस है तो रेट ऑफ इफ्यूजन अलग अलग होगा।
या दो गैस है तो पक्का से उनका मास अलग अलग होगा, मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होगा। तो उनको अलग करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसके अंदर हम ग्राम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। कैसे देखिए, देखिए हमने क्या एग्जांपल लिया, हमने मल्टीपल कंटेनर्स लगा दिए और अभी ये सारे कंटेनर बंद हैं, आपस में जुड़े तो हुए और मैंने हर दूसरे कंटेनर से पहले कंटेनर के बीच में बोला फर्स्ट स्टेप, सेकंड से थर्ड कंटेनर के बीच में बोला सेकंड स्टेप और आगे आने वाले को मैंने बोला थर्ड स्टेप। ऐसे ही आगे चलता जाएगा। देखिए हम क्या सीखना चाह रहे हैं। दो गैस मैंने इसके अंदर भरी, H2 भरा और O2 भरा। H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2 ग्राम पर मोल और O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम पर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा, O2 का। मॉलिक्यूलर वेट O2 का ज्यादा तो कौन तेज भागेगा, O2 के H2। H2 तेज भागेगा क्योंकि वो क्या है, हल्का गैस। अगर मैं यहाँ पे इस हिस्से को ओपन कर दूं तो ये दोनों गैस यहां से फ्यूज होना चाहिए। इक्वल टाइम इंटरवल में कौन ज्यादा फ्यूज होगा, हल्का की भारी, हल्का गैस ज्यादा फ्यूज होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, R1 अपॉन R2 कौन सी स्टेप के लिए, फर्स्ट स्टेप के लिए किसके बराबर होगा। ध्यान देंगे अब कंडीशन आइडेंटिकल है कि अलग अलग, वॉल्यूम दोनों गैस का सेम, टेम्परेचर दोनों गैस का सेम, बट अगर इन दोनों के मोल्स अलग अलग हैं तो ये आइडेंटिकल कंडीशन नहीं है। या तो बोलो इन दोनों का प्रेशर अलग है, मोल्स अलग है। तो यहाँ क्या लिखूंगा भाई, N1 अपॉन N2 अंडर रूट MW2 अपॉन MW। इक्वल टाइम इंटरवल में मैंने ये देखा कि इसका कितना गया और इसका कितना गया, ठीक है। अगली बार मैं क्या करूंगा कि सेकेंड स्टेप की जब बात करूंगा तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि इनका कुछ हिस्सा यहाँ पे आए। अब ध्यान देना बेटा, इक्वल टाइम इंटरवल में जो इनका रेट है उसी के प्रोपोर्शन में इनका अमाउंट भी रह गया होगा, ठीक है। मान लो मैं 10-10 सेकंड के लिए वॉल खोला तो 10 सेकंड में इसके 5 मोल गए होंगे, इसके मान लो 3 मोल गए होंगे, तो रेट तो क्या हो गया 5/10 3/10। बट इसके अंदर मोल कितने आए होंगे, 5 आए होंगे और इसके 3 आए होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं जिसका रेट ज्यादा होगा, रेट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होगा, उसके मोल्स भी यहाँ ज्यादा है। तो अगर मेरे को अगली स्टेप के लिए ये वाला रिलेशन लगाना है तो बोलूंगा कि जो अगले वाले मोल का रेशो होगा, अगले वाले मोल का जो रेशो होगा वो पिछली वाली के रेट के रेशो के बराबर होगा, पिछली वाली के रेट के रेशो के बराबर होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, R1 अपॉन R2 फॉर सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप का जो R1 अपॉन R2 होगा उसके लिए मुझे यहाँ के मोल्स चाहिए क्या, यहाँ के मोल्स मेरे पास नहीं है, पर मैं ये जानता हूं कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो रेट का रेशियो इनमें गया होगा वही मोल का रेशियो गया होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, N1 अपॉन N2 अंडर रूट MW2 अपॉन MW1। ये तो इनके मोल का रेशियो जो इसमें गया, और अभी ग्राम्स लॉ के हिसाब से वापस क्या आएगा, MW2 अपॉन MW। इसका मतलब जो सेकेंड स्टेप के बाद रेट हो गई वो क्या हो गई, R1 अपॉन R2 आफ्टर सेकेंड स्टेप। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका N1 अपॉन N2 और MW2 अपॉन MW1, या मैं इसको लिख रहा हूं 2/2।
ऐसा क्यों कर रहा हूं? कौन सी स्टेप थी? सेकेंड, डिवाइड किससे हुआ? 2 से। ठीक, ऐसे ही मैं थर्ड स्टेप के बारे में लिखूंगा, फोर्थ स्टेप के बारे में लिखूंगा, फिफ्थ स्टेप के बारे में लिखूंगा, तो हर बार क्या होता जाएगा? ये n1 n2 तो यही रहेगा, पर हर बार अंडर रूट mw2 अपॉन mw1 इसमें मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो इसको अगर आप nth स्टेप के लिए लिखेंगे, nth स्टेप के लिए अगर आप इसको लिखेंगे तो ये रिलेशन बड़ा आसान सा आ जाएगा। ये रिलेशन आ जाएगा r1 अपॉन r2। किस स्टेप के लिए लिख रहा हूं? nth स्टेप। तो कंटेनर कौन सा हो जाएगा? अगर आप n स्टेप पार कर चुके हो, फर्स्ट स्टेप के बाद कौन सा कंटेनर आया था? सेकंड। सेकंड स्टेप के बाद कौन सा कंटेनर आया? थर्ड। थर्ड स्टेप के बाद कौन सा कंटेनर आता? फोर्थ। तो ये जो रेट लिखी जा रही है, स्टेप तो nth है, पर इसमें जो कंटेनर आएगा जिसमें ये गए होंगे वो कौन सा होगा? n+1। देखें, रेट ऑफ r1 अपॉन r2 फॉर nth स्टेप इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2। ये कौन सा मोल रेशियो? इनिशियल मोल रेशियो जो मैं लेके स्टार्ट किया था, और अंदर मल्टीप्लाई होगा mw2 अपॉन mw1। इस बार ये पावर देखें भाई, पहले में पावर कितनी थी? 1/2, दूसरे में कितनी हुई? 2/2, तीसरी स्टेप में कितनी होगी? 3/2, तो nth स्टेप में कितनी होगी? n/2। ये रिलेशन मेरे को यहां से कैसा सवाल बनेगा? आपसे बोलेगा nth स्टेप 20वीं स्टेप के बाद बताओ आने वाले कंटेनर में रेट का रेशियो क्या होगा, या 20वीं स्टेप के बाद जो कंटेनर आएगा उसमें इनका मोल रेशियो क्या होगा? कॉमन सेंस ये कहता है हल्की गैस ज्यादा आगे जाएगी और पीछे वाले कंटेनर में कौन रहता जाएगा? भारी गैस। पर एक्चुअल वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, इससे हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना ही है, बाकी इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अगर आप बोलेंगे तो आगे हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ फॉर्मूलेज हैं, आसान है, कंसेप्ट चलेंगे, बिल्कुल ध्यान रहेगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखें, कभी कभी काम आ जाएगा, जिसमें स्टेप्स आपसे पूछ सकता है, या स्टेप्स देके रेट पूछ सकता है, या आने वाले कंटेनर में इनका मोल रेशियो क्या होगा वो पूछ सकता है। ये मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल यूज बताया। 2 आइसोटोप को भी आप अलग कर सकते हो, या 2 गैसेस को भी आप अलग कर सकते हो। और अलग करने का क्राइटेरिया क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर वेट अलग है, एक हल्का है, एक भारी है। जो हल्का है वो जल्दी डिफ्यूज होगा, जो भारी है वो धीमे धीमे डिफ्यूज होगा। तो इक्वल टाइम इंटरवल में हल्के वाले के ज्यादा मोल आगे चले जाएंगे, भारी वाले के कम मोल आगे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगातार अगर कंटेनर ऐड करते जाएंगे तो ये दोनों सेपरेट आउट होते जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया और ये ग्राम्स लॉ का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।